एवरीवन, हाय, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो ईपीएफओ की सीरीज चल रही है उसका एक कंटिन्यूअस वीडियोस इसमें मैं दे रहा हूं आपको। इस वीडियो में पार्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, दो कोड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कोड ऑन वेजेस एंड कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो कि तीसरा कोड है। टोटल 4 कोड है इसमें, ठीक है। और ये चारों कोड ईपीएफओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने पूछे जाए आपको अंदाजा नहीं है, मुझे भी अंदाजा नहीं है अभी, लेकिन 100% क्वेश्चन तो इससे आएंगे, कोई डाउट नहीं है। इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। साथ में अगर आप ईपीएफओ की अभी भी तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपका जीएस तैयार नहीं है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इन्हीं तीनों बुक से, इन्हीं तीनों पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे जीएस की बात करें ईपीएफओ एग्जाम के लिए। और ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं अपने चैनल पे, इनका प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट सेपरेट भी है और एक कंबाइंड भी है। कंबाइंड वाला जो प्लेलिस्ट है वो 20 दिन का प्लान है, 20 डेज प्लान है। इस 20 डेज में मैंने बताया है कि कैसे आप इसको कवर कर लोगे। लगभग 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, वीडियो देखना पड़ेगा, साथ में आपको पीडीएफ ले लेना है, नोट के तौर पे आपको रिवाइज करना है शाम के शाम, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो, 7 से 8 घंटे, सोने से पहले पीडीएफ रिवाइज कर लो। इतना कर लो, 100% 20 दिन में ये तीनों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। साथ में ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे कि लेबर लॉस, इसके अलावा कंप्यूटर अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। ये पार्टिकुलर सीरीज में आपको एक ही प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। और रेफरेंस के लिए मैंने चौधरी पब्लिकेशन की किताब, चौधरी पब्लिकेशन, करण चौधरी और अवनीश ने जो लिखी है, उस किताब को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस किताब के रेफरेंस से मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। चलिए एक बार और बात करते हैं हम इस कोड के बारे में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, इससे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देखो ये कोड जो है ना, इसमें टोटल इसमें 9 कोड को मिलाया गया, ठीक है। 9 सेंट्रल लेबर लॉज को कंबाइन करके ये कोड बनाया गया है। 9 सेंट्रल लॉज को, सेंट्रल लॉज जो कि लेबर के ऊपर है, सेंट्रल लेबर लॉज कह सकते हो आप, ठीक है। लेबर लॉज, इनका ये एमालगमेशन है, इनको एक करके कोड ये बनाया गया है। अब इनका नाम जान लो, जैसे कि द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। इसके अलावा द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे एमालगमेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ये कब का है? 1952 का है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है इसमें ऐड किया गया द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज
compulsory notification vacancies, compulsory notification of vacancies एक्ट 1959। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पहला वाला जो 1961 का था, अब तो रिवाइज भी हो गया 2017 में, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है, 1972 वाला, 1972। इसके अलावा और भी हैं। 7 नंबर पे आता है द सीन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, द सीन वर्कर्स। इन सारे एक्ट के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सारे एक्ट का एमलगमेशन है। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, ये 1961 का। अच्छा, अगर आपको स्लो लगता हो मेरी वीडियो में आवाज़ वगैरह, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, 1.5 गुना करके देख लेना अगर आपको स्लो लगता हो, है ना। कुछ पार्ट स्किप भी कर सकते हो आपको ऐसा लगता है तो, बट इम्पोर्टेंट पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज थोड़ा टाइम आपको भी चाहिए समझने के लिए। इसके अलावा द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस, वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996। और लास्ट वाला जो एक्ट है वो है द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इन सारे टोटल 9 एक्ट्स को मिलाकर ये बना है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। इन सारे 9 को मिलाकर डाल दिया गया है इसमें, और एक बना दिया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको हम लोग अगेन एक कंपैरेटिव वे में देखेंगे, बिकॉज पहले एक बिल लाया गया था 2019 में, उसके प्रोविजंस कुछ अलग थे, और अब जो प्रोविजन है इस कोड में, प्रेजेंट वाले कोड में, इसके प्रोविजन थोड़े से अलग हैं। तो इनको अब हम कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि क्या उसमें था और क्या इसमें है। क्या इसमें जो है इस पर ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कंपैरिजन के तौर पे आपसे 2019 वाला भी डाटा पूछा जा सकता है, इसलिए मैं उसको भी कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं 2020, ठीक है। अब हम लोग कंपैरिजन थोड़ा करते हैं, और ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक तरफ लिख देता हूँ प्रोविजंस इन 2019 बिल्स, और एक तरफ लिखता हूँ प्रोविजंस इन 2020, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी से, ठीक है, ब्रॉडली सोशल सिक्योरिटी से बात करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस थे। इसके भी सब सेक्टर हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट, ठीक है, कौन कौन से जो फॉर्म्स है वो इंटाइटल हैं इसके लिए। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड
गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। और इसमें एक कैटेगरी है नेशनल सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, गिग ऑब्लिक प्लेटफॉर्म वर्कर्स। चिंता मत करो, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बस अब ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, स्किप मत करना। और लास्ट में देखेंगे रोल, चौथा पॉइंट अगर बात करें, रोल ऑफ एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का रोल क्या होगा वो भी देखेंगे। चलो सोशल सिक्योरिटी की इंटाइटलमेंट से बात हम स्टार्ट करते हैं। 2019 में क्या इंटाइटलमेंट दिया गया था, तो जो 2019 वाला बिल था उसने मैंडेट किया कि सोशल सिक्योरिटी जो होगा वो सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाएगा, सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट के वर्कर्स को मिलेगा बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड सच एज साइज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकम सीलिंग, ठीक है। ये किसके बेस पे था? पहला तो सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट को मिलेगा, मतलब सर्टेन कंपनियां जो है, इंडस्ट्री जो है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। किस बेसिस पे मिलेगी? तो भाई वो मिलेगी साइज और इनकम सीलिंग पे, साइज एंड इनकम सीलिंग पे, साइज और इनकम सीलिंग पे मिलेगी कि कंपनी का साइज कैसा है, कितने लोग हैं और इनकम सीलिंग कितनी है। मान लो कि एक व्यक्ति है जिसकी 20,000 सैलरी है, उसको क्या सोशल सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक व्यक्ति है जिसकी 9,000 है, उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये बात हम इनकम सीलिंग से डिसाइड करते हैं। ये प्रावधान था इंटाइटलमेंट से रिलेटेड 2019 वाले बिल में। फिर 2020 में क्या हुआ? अब ये तो बना नहीं, ये बिल तो खारिज कर दिया गया, ये बिल आगे बढ़ा नहीं। अब 2020 वाले जो हमारा कोड है उसमें क्या हुआ वो भी जान लीजिए। तो जो 2020 वाला कोड है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि भैया आप ही डिसाइड करो कि कौन से ऐसे इस्टेब्लिशमेंट होंगे जिनमें ये सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। वो उसका बेसिस भी आप डिसाइड कर लो, साइज हो सकता है उसका बेसिस, ठीक है, साइज के बेसिस पे डिसाइड करने के लिए दिया गया, ठीक है। इनकम सीलिंग हटा दी गई, इनकम सीलिंग को हटा दिया गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया। तो इंटाइटलमेंट हमने समझा, आगे बढ़ते हैं। 2019 वाला प्रोविजन और 2020 वाला अगेन कंटिन्यू करते हैं। सोशल सिक्योरिटी हम बात कर रहे थे। अब सोशल सिक्योरिटी में अगला आता है फंड। सोशल सिक्योरिटी में अगला आता है कि एक फंड सेटअप किया जाए जिसका नाम दिया सोशल सिक्योरिटी फंड। ये किसके लिए? तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड गिग वर्कर्स। गिग, अब ये देखो गिग वर्कर क्या होता है? वैसे वर्कर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए जाते हैं, हो सकता है कि ऑनलाइन काम करने वाले लोग, ठीक है, या फिर वैसे लोग जो कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जब काम की जरूरत पड़ती है तभी उनको हायर किया जाता है। और ये इनफॉर्मल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, फॉर्मल नौकरी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ये ड्यूटी करेंगे, ऑनलाइन काम करते हैं या फिर जब जरूरत पड़ी तो काम किया बाकी छोड़ दिया। प्लेटफॉर्म वर्कर भी उसी तरीके के लोग होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जनरली सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, जॉब फिक्स नहीं होता है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता है, आज दहाड़ी तो आज ही काम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर में के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड को सेटअप करने का ये टारगेट दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगी सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर
दीज पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। ये 2019 वाले जो बिल था उसमें प्रावधान था। तो भैया ये फिर 2020 में क्या हुआ? द 2020 बिल स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप सच फंड। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप ऐसे फंड आप भी सेटअप करोगे। फंड तो सेटअप होगा ही, जिसको कहेंगे सोशल सिक्योरिटी फंड। किसके लिए? तो सेम लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर, इनके लिए, सेम लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड सेटअप किया जाएगा। फर्दर इसमें एक और चीज ऐड कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी सेटअप करेगी सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट भी सेटअप करेगी, ठीक है। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, गिग और प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट दिया गया कि सेटअप करेगी। इसमें 2020 वाले बिल में ये भी बोला गया कि जो गिग वर्कर हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था पहले। इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि एटलीस्ट सरकार को तो पता हो कि भैया कौन से लोग गिग वर्कर हैं, कौन से लोग प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, कौन से लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो 2020 वाले बिल में वाला जो कोड आया है अभी, इसमें इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रावधान देखते हैं। 2019 एंड 2020 वाले में हम क्या बात कर रहे हैं? तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, पहले 2019 वाला जो बिल था उसको तो रद्द कर दिया गया था, उसके बाद 2020 बिल आया था जिसको पास किया गया और कोड बनाया गया है। तो कंपेरेटिव व्यू से हम देख रहे हैं। अगला हम देखते हैं नेशनल सोशल सिक्योरिटी, नेशनल सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स, गिग ऑब्लिक प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो 2019 वाले बिल में बोला गया था कि इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक नेशनल एंड वेरियस स्टेट लेवल बोर्ड बैठाने की बात की गई, नेशनल लेवल पे भी और नेशनल और स्टेट लेवल पे भी, कि बोर्ड बिठाओ ताकि जो स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो उसका बेनिफिट इन लोगों तक भी पहुंचे, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर तक भी पहुंचे। ठीक है। अब जो 2020 में क्या हुआ? 2020 में जो प्रावधान है उसमें बोला गया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी नेशनल मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर के अलावा, प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर के अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले लोगों के लिए भी नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बिठाई जाए, ये 2020 में बोला गया। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रोल की बात करते हैं, रोल ऑफ एग्रीगेटर की हम बात कर रहे हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, की इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 वाले बिल और 2020 में जो कोड आया है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या प्रावधान पहले थे और अभी क्या है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एग्रीगेटर। सोशल सिक्योरिटी में रोल ऑफ एग्रीगेटर क्या है?
ये पहले 2019 में ये प्रावधान ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था एग्रीगेटर का। 2020 में इसे ऐड किया गया। जो लोग गिग वर्कर थे या फिर जो लोग प्लेटफॉर्म वर्कर थे, उनके लिए स्पेसिफिकली बोला गया कि ये लोग मैक्सिमम कई बार मतलब एग्रीगेट सर्विस में काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक उबर समझ लो या फिर जोमेटो समझ लो। ऐसी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं वो गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसी कंपनियों में काम करते हैं। तो क्या इनका कुछ दायित्व तो नहीं है? इनको कहा जाता है एग्रीगेटर। जैसे उबेर एक एग्रीगेटर है, ठीक है, खुद से काम नहीं करता, इसके यहाँ लोग आके इसके लिए काम कर जाते हैं। उबर कंपनी जो है, ओला जो कंपनी, जोमेटो क्या है, खाना बांटने वाली कंपनी है, ये क्या है, एग्रीगेटर की तरह का। कई सारे होटल्स से इसने कॉन्टेक्ट कर रखा है और अपने बंदों को डिप्लॉय कर रखा है, यहाँ से खाना उठाते हैं और आप तक पहुँचा देते हैं, बीच में बैठे हैं एग्रीगेटर की तरह, ठीक है। मतलब डायरेक्ट इनका होटल कुछ नहीं है, लेकिन ये होटलों से कॉन्टेक्ट है इनका। जैसे मान लो आपने इनके ऐप पे ऑर्डर दिया, ये क्या है, ऐप पे ऑर्डर आया, ये नियर बाई होटल से कांटेक्ट करेंगे, वहां से माल उठाएंगे, आप तक पहुंचा देंगे इनके बंदे। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो एग्रीगेटर सर्विस में काम करते हैं, ठीक है। और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं वो लोग। तो अब बोला गया कि ऐसे एग्रीगेटर का क्या रोल है, जोमेटो और उबर जैसे एग्रीगेटर का क्या रोल है। तो बोला गया कि इनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। So the 2020 bill clarifies that scheme for gig worker and platform worker may be funded through combination of contribution from central government से भी, मतलब गिग वर्कर्स के लिए जो फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीगेटर से भी पैसा लिया जाएगा। एग्रीगेटर जो इनको यूज कर रहे हैं, ये जोमेटो टोमेटो, इनसे भी पैसा लिया जाए, ठीक है, इनसे भी पैसा लिया जाए, ठीक है। एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सच एन एग्रीगेटर मे बी एट ए रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉलिंग बिटवीन 1 to 2%, 1 to 2% लिया जाएगा एग्रीगेटर से, ठीक है, ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ एग्रीगेटर। एग्रीगेटर मान लो 100 रुपये कमा रहा है, इसका एनुअल टर्नओवर 100 रुपये है, तो इससे 1 से 2 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। मान लो 100 करोड़ कमा रहा है तो 1 से 2 करोड़ रुपये इससे लिए जाएंगे और इस पैसे को यूज किया जाएगा इन एम्प्लॉय जो कि गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर है, इनके वेलफेयर, इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए। However, such contribution cannot exceed 5% of amount paid or payable by aggregator to gig workers and platform workers। कहने का मतलब है, मान लो 100 रुपये का टर्नओवर है एग्रीगेटर का और 5 रुपये ये दे देता है इन एग्रीगेट, मान लो ये 10 रुपये देता है अपने इन बंदों को, गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर को, तो इसका 5% से ज़्यादा नहीं ये अमाउंट होना चाहिए कंट्रीब्यूशन के तौर पे। कहने का मतलब है कि मान लो इसने 10 रुपये दिए पेमेंट के तौर पे गिग वर्कर को, तो 10 रुपये का 5% निकालो आप, मतलब 50 पैसे आया। 50 पैसे से ज़्यादा ये जो कंट्रीब्यूशन है नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? 1 से 2% जो है टोटल कंट्रीब्यूशन, ये इसके जो टोटल पेमेंट है गिग वर्कर या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर के ऊपर, उसका 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन लगाया गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझने की कोशिश करो, ये समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 की बात कर रहे हैं। अब हम अगेन कंपैरेटिव व्यू में आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। हमने बात कर ली सोशल सिक्योरिटी में रोल ऑफ एग्रीगेटर तक की। अब हम जाते हैं टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी। टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि जो टर्म है, टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी क्या होता है? जब कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उसको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे। वो अमाउंट अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो किसी को ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 2019 वाला जो बिल था उसमें बोला गया कि जब ग्रेच्युटी, जब बंदे का एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन होगा, मान लो कोई बंदे का टर्मिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का,
कोई एम्प्लॉय है उसका सर्विस अब टर्मिनेट हो गया, उस केस में उसको ग्रेच्युटी मिलेगी अगर वो एटलीस्ट 5 साल तक उसने काम किया है, 5 ईयर्स तक, और उसके बाद उसका टर्मिनेशन होता है तो डेफिनेटली उसको ग्रेच्युटी दी जाएगी। 5 ईयर्स की नौकरी उसकी एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है, 5 ईयर्स। अब 2020 वाले जो कोड है, जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोड है, उसमें बोला गया कि ये जो टाइम है ना, इसको रिड्यूस कर दिया जाए 3 साल तक। 3 साल तक अगर कोई बंदा काम किया है किसी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे मान लो ABC एक कंपनी है, इसमें किसी व्यक्ति ने इंडस्ट्री में काम किया है 3 साल तक, तो उसे ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं? तो हाँ, मिल जाएगी। मिनिमम 3 साल कर दिया, ठीक है। पहले 5 साल का प्रावधान था, अब इसको 3 साल का कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम 2020 के, ठीक है। अब हमने सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रावधान थे वो देख लिए। अब हम देखेंगे प्रोविजंस ऑन अपील्स, असेसमेंट एंड ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, ठीक है। 2019 एंड 2020 में क्या क्या प्रावधान पहले थे और अब क्या क्या है उसको जान लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोविजंस on appeal, assessments and offenses and penalties। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं अपील से रिलेटेड, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपील से रिलेटेड 2019 में क्या था और 2020 में क्या है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। ये अपील किस चीज़ से आप समझ लो। अपील कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सपोज एक कंपनी है ABC, इसमें मैं एक वर्कर हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक, एम्प्लॉय हूँ, और मुझे कुछ मिलना था। सपोज मुझे मेरे PF से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, या फिर मुझे कुछ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत मुझे कुछ मिलना था, उसमें मुझे मिला नहीं, डिस्प्यूट हो गया, तो मैं अपील कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसका एक प्रावधान था 2019 वाले बिल में कि एक ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है, अगर मैं अपील करता हूँ तो उसे वो हैंडल करेगा, ऐसा प्रावधान था। रिलेटेड टू PF से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड मेरा कोई डिस्प्यूट है, तो वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर उसकी जांच करता था, ठीक है, और वर्डिक्ट देता था, मतलब अपना डिसीजन सुनाता था। इसके अलावा अगर ये डिस्प्यूट को इसने सॉल्व कर दिया तो जो भी अमाउंट था जो कि एम्प्लॉयर, जैसे इस केस में ABC को मुझे देना है, वो दे देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कुछ डिसीजन दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये जस्टिस नहीं है, तो मैं इसका रिव्यू करा सकता था, मैं इसका रिव्यू ऑर्डर रेज कर सकता था और इसको रिव्यू किया जाता। ये 2019 में ये प्रोविजन था, ठीक है। अब 2020 में क्या हुआ? 2020 में जो बाकी सब कुछ सेम रखा गया, लेकिन जो रिव्यू है, रिव्यू वाला जो सिस्टम है उसको खारिज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। मतलब अगर अपील मेरा ऑथराइज्ड ऑफिसर ने जो भी डिसीजन दिया, अब उसे मुझे मानना पड़ेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, रिव्यू में अब नहीं करा सकता, ये 2020 में हटा दिया गया है, ठीक है। ये तो आपने जान लिया अपील से रिलेटेड। अब हम जानते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट्स, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये भी बेसिकली जो डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट की बात कर रहे हैं, ये भी अपील से ही रिलेटेड है। मैंने बताया था कि अपील वाले केस में, जैसे मान लीजिए मैं एक वो एम्प्लॉयर हूँ और ABC कंपनी में काम कर रहा था और इसके साथ मेरा कोई डिस्प्यूट हो गया रिलेटेड टू PF या फिर
इसने मुझे पीएफ कम दिया या फिर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत मुझे जो बेनिफिट मिलना था वो भी नहीं मिला मुझे, तो मैं अपील करता था। ठीक है, अपील करता मैं किसको, तो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को जाता मेरा अपील, और ये ऑथराइज्ड ऑफिसर डिसाइड करता कि क्या अमाउंट मेरा ड्यू है और क्या मिलेगा। अब इस केस में देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट। अब मान लीजिए कि उस समय ऑथराइज्ड ऑफिसर ने कुछ पैसा मुझे दिलवा दिया, लेकिन ऑथराइज्ड ऑफिसर को बाद में पता चला कि ये जो अमाउंट था इसमें और अमाउंट मिलना था, और अमाउंट मिलना था। क्यों? हो सकता है वो रीजन हो कि कहीं ना कहीं कुछ जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने डिस्क्लोज नहीं किया, एम्प्लॉयर फेल्ड टू डिस्क्लोज सम अकाउंट। मान लीजिए इस केस में एबीसी कंपनी ने कुछ अमाउंट छुपा लिया कि इस बंदे को और मिलना चाहिए था, डिस्क्लोज ही नहीं किया। उस केस में अगर बाद में इस ऑथराइज्ड ऑफिसर को पता चलता है विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर, 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 5 साल के अंदर अगर इसको पता चलता है तो ये दोबारा ये अमाउंट इस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिलवा देगा। इसके अलावा एक और केस हो सकता है जहाँ पे अमाउंट मिस हो जाए। हो सकता है कि सर्टेन अमाउंट जो है जो कि मिलना चाहिए था उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उस समय इंफॉर्मेशन नहीं था और अब ये इंफॉर्मेशन मिल गया है कि इतना अमाउंट इसको और मिलना चाहिए था। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, इंफॉर्मेशन जो है सब्सीक्वेंट इंफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं, सब्सीक्वेंट इंफॉर्मेशन कि भाई इसको और पैसा मिलना चाहिए था जो कि उस समय नोटिस में नहीं आया था ऑथराइज्ड ऑफिसर को, तो ये अमाउंट ये दिलवा देगा। लेकिन 5 साल का इसमें प्रावधान था कि 5 साल के अंदर ही ये कर लेना था। अब जो है 2020 वाले बिल में इस पूरे प्रावधान को ही हटा दिया गया है, पूरे प्रावधान को ही हटा दिया गया, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट यहाँ से रिमूव ही कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब देख लेते हैं। ठीक है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ठीक है, 2019 में जो बिल आया था उसमें कुछ ऑफेंसेस, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है एबीसी, इस कंपनी के पास कोई इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए कि भाई इसमें ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड ये इंस्पेक्टर है, ये आया यहाँ पे चेक करने के लिए, और इस कंपनी ने इसके काम में बाधा डाल दिया, तो इसको कंपनी को फाइन लग जाएगा। कितना लगना था? 2019 के बिल के हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता इसके इंस्पेक्टर को, उसको 1 साल का जेल, 1 ईयर का जेल जो है इम्प्रिजनमेंट जिसको कहते हैं, इसको झेलना पड़ता था पहले अगर ये लागू होता तो, लेकिन ये लागू ही नहीं हुआ। और 2020 में इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए एबीसी को अब क्या करना पड़ेगा? अगर इसने इंस्पेक्टर के काम में बाधा डाला, जो कि आ रहा है यहाँ पे चेक करने की कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 साल नहीं, यहाँ पे अब 6 महीने का मैक्स जेल हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रावधान ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी से रिलेटेड। दूसरा, अगर मान लो जानबूझ के ये कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन जो है किस जगह पे कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय के वेजेज में अपना जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज वेजेज में अपना कंट्रीब्यूशन जानबूझ के रिड्यूस कर देती है, तो इसको 1 साल का जेल, ठीक है, और साथ में और जो है और मतलब 1 साल का जेल या 50,000 का जुर्माना हो सकता था। लेकिन अब अगेन ये बिल तो बना नहीं। अब इसको 2020 में जो कंट्रीब्यूशन अगर कंपनी कम करती है एम्प्लॉयज वेजेस से, अपना कंट्रीब्यूशन अगर रिड्यूस करती है, तो उसको मात्र 50,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जेल वाला जो प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया गया। तो ये था
ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज से रिलेटेड। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ अदर चेंजेस जो आए हैं 2019 से अब जो कोड आया है उसमें कुछ और भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और एडिशनल पावर्स ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अदर चेंजेस हुए जैसे कि कंपोजिशन की बात करें, किस चीज की कंपोजिशन की, तो बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मैंने आपको बोला था कि एक प्रावधान लाया गया था कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड नेशनल लेवल पे और स्टेट बोर्ड्स स्टेट लेवल पे फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बनाने का प्रावधान इसमें डाला गया है। तो इनके जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं कि 2019 में जो मेंबर्स की बात की गई, अगर बात करें नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की जो कि नेशनल लेवल पे है, और स्टेट बोर्ड्स की, तो यहाँ पे बोला गया कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए UW लिख देता हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। इसमें जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल होंगे वो टोटल 5 मेंबर होंगे। 5 मेंबर आएंगे इसमें बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट के, और टोटल जो नंबर था 37 था। स्टेट बोर्ड में बोला गया कि 7 ऑफिशियल आएंगे, 7, ठीक है, 7 ऑफिशियल्स आएंगे स्टेट बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, 7 ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के 7 ऑफिशियल्स बोर्ड के मेंबर रहेंगे, और टोटल जो नंबर था यहाँ पे 31 था। अब देखो चेंज क्या हुआ, 2020 में बोला गया कि जो कॉम्पोजिशन है, अगर बात करें नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पहले ऑफिशियल 5 थे अब हो जाएंगे 10, यानी कि टोटल नंबर हो जाएगा 42। ठीक है, टोटल जो बोर्ड में मेंबर होंगे 42 हो जाएगा। और स्टेट बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पे बोला गया कि ये जो 7 मेंबर थे ना पहले, अब ये भी हो जाएंगे कितने, 10, यानी कि टोटल पहले 31 था तो अब ये 34 मेंबर्स। तो चेंज यही आया है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने बंदे होंगे, कितने बंदे वहाँ पे मेंबर होंगे, तो 10 होंगे। स्टेट बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में स्टेट गवर्नमेंट के कितने ऑफिशियल होंगे, तो 10 होंगे। ठीक है, 10-10 आपको याद रखना। पुराने में 5 और 7 ये कंपोजिशन था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें लास्ट प्रोविजन की बात कर लेते हैं। लास्ट जो प्रावधान जो 2019 में नहीं था वो जोड़ दिया गया है, एडिशनल पावर ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। 2020 वाला जो कोड है उसमें कुछ एडिशनल पावर दिए गए हैं, किसको, तो गवर्नमेंट को, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। अगर कोई एपिडेमिक होता है, जैसे कि अभी एपिडेमिक, पैंडेमिक चल रहा है, एपिडेमिक या पैंडेमिक, ठीक है, तो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफर और रिड्यूस द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स ऑब्लिक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिड्यूस की जा सकती है। कंट्रीब्यूशन किस चीज में, कंट्रीब्यूशन तो पीएफ में या फिर एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम होती है, वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसको रिड्यूस किया जा सकता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ड्यूरिंग पैंडेमिक या फिर इंडेमिक, पैंडेमिक या फिर इंडेमिक या फिर नेशनल डिजास्टर। इन तीनों केस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर देगी, हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।
एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है, वो जरूर कर देना। बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ मैं, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका जो है मुझे आप क्या करके मुझे इसका इसका जो भी मतलब मेरे लिए जो बनता है वो क्या कर सकते हो आप, इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के पास ये पहुंचा सकते हो, लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।